हम राजस्थान के गांव से थे। यहाँ पर छोटी उम्र में ही लड़कियों के रिश्ते तय हो जाती थी और इसी तरह मेरा रिश्ता भी तय हो गया था। उस वक्त मेरी पत्नी की उम्र बस 11 साल की थी और मेरी उम्र उस वक्त 19 साल की थी। जब मेरी शादी तय कर दी गई थी उस वक्त मेरी मंगेतर पढ़ाई कर रही थी। उसके माँ बाप खेत में खेती करते वक्त ही उनके ऊपर बिजली गिरने से उन दोनों की मौत हो गई थी। जैसा कि हम दोनों की बचपन में ही मंगनी हो गई थी, उसके रिश्तेदार और उसके गांव वालों ने लैला को हमें सौंप दिया था। तब से लैला हमारे घर में रहती थी और मैं उससे बहुत प्रेम से बात करता था। लैला को भी पता था कि मेरी मंगनी नागेश्वर से तय हुई है और अब मेरे मम्मी पापा नहीं हैं, तो मुझे इसी के घर में रहना पड़ेगा। तब से ही लैला हमारे घर में रह रही थी। मेरी मम्मी पापा लैला को बहुत प्यार से रखते थे, कभी माँ बाप की कमी महसूस ना होने दिया। मैं भी उससे बहुत प्यार से बात करता। वह भी हमारे घर में एकदम घुल मिल सी गई थी। जब लैला 15 साल की हुई तो मम्मी पापा ने मेरी शादी लैला से करवा दी। उसका दिमाग अभी बचपन में ही था और जब मेरी शादी लैला से हो गई तो वह अपने कमरे की बजाय आज मेरे कमरे में आकर बैठी थी। जबकि माँ पापा ने अभी भी शर्त रखा था कि जब तक लैला 18 साल की नहीं हो जाती तुम लैला के कमरे में नहीं जा सकते। मुझे भी लैला की फिक्र थी। उस दिन जब शादी हुई माँ ने उसे मेरे कमरे में नहीं भेजा था, लेकिन ना जाने क्यों लैला के दिमाग में क्या चल रहा था। मेरी धर्मपत्नी मेरे पास आकर बैठ गई और कहने लगी, हमारी शादी हुई है, आज तो मुझे आप अपने कमरे में लेकर क्यों नहीं आए? दुल्हन शादी के बाद अपने कमरे में चली जाती तो फिर आप क्यों नहीं लेकर आए कम अपने कमरे में मुझे? आपकी माँ ने मेरे कमरे में मुझे वापस क्यों भेज दिया? वह मुस्कुराता हुआ उसकी बात सुनकर कहने लगा, मेरी जान, अभी तो सिर्फ तुमसे शादी हुई है, अभी हमारा गवन बाकी है और जब विदाई होगी ना तब तुम मेरे कमरे में आओगी। वह उसे समझाने वाले अंदाज में मुस्कुराते हुए बोल रहा था। वह कहने लगी, लेकिन अब तो मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और सातों वचन ले लिए हैं कि आप मेरे साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन तुम तो शादी के बाद ही अपने कमरे में सो रहे हो अकेले, और मैं भी अपना वचन पूरा करूंगी। मुझे भी हर हाल में अब अपने पति के साथ रहना है, तो आप मुझे बाहर नहीं भेज सकते। मुझे अकेले वहाँ बहुत डर लगता है। वह कहने लगा, मेरी जान देख लो, बहुत बड़ी गलती कर रही हो तुम। अगर मुझे मेरे कमरे में सो जाओगी और फिर मैं तुम्हारे साथ कुछ करूँगा, तुम उसे बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। और उसकी बात सुनकर कहने लगी कि बर्दाश्त कर लूँगी मैं सब कुछ, लेकिन आपके कमरे में ही मुझे रहना है। और वैसे तो मेरी सहेलियाँ कहती है कि शादी के बाद तो दुल्हन को अपने पति के कमरे में रहना होता है, और वैसे भी आज हमारी सुहागरात है ना, तो हम एक साथ क्यों नहीं सो सकते? आप जल्दी से उठिए ना। वह यह सब बातें मुस्कुराते हुए कह रही थी। एक पल के लिए तो उसकी बातें सुनकर नागेश्वर का दिमाग घूम चुका था। वह कहने लगा, यह तुम कैसी फालतू बातें कर रही हो? तुम्हारी सहेलियां तुम्हें कैसे फालतू बातें बताती है? वह कहने लगी, मतलब क्या है आपका? मेरी बातों को फालतू बोल रहे हो? मेरी सहेलियों को उल्टी सीधी बातें बोल रहे हो? शर्म नहीं आती आपको? वह कहने लगा, जाकर सो जाओ आराम से, दिमाग खराब मत करो मेरा। उसकी यह बात सुनकर नागेंद्र को बहुत अजीब सा लगा और बहुत ज्यादा इस बात पर भी गुस्सा आया कि वह ऐसी बातें का उस छोटी उम्र लड़की से उम्मीद नहीं कर रहा सकता था। वह उसे गुस्से से देखा जा रहा था। उसे झकझोर कर उसे कमरे से बाहर भेजने लगा। वह जोर से भी नहीं बोल सकता था, घर में और भी लोग सुन सकते थे। अपनी आवाज को नीचे ही रखे हुए था। वह फिर से उठती और कहने लगी, उठो ना, मुझे कुछ भी नहीं पता। हमारी सुहाग रात है आज, आप कैसे ऐसे सोच सकते हैं? हमारी तो शादी हुई है ना, मुझे नहीं जाना अपने कमरे में। वह गुस्से से कहने लगा, देखो मेरा दिमाग खराब मत करो, जाकर सो जाओ, बेकार में अपने लिए मुश्किलें खड़ी मत करो। उससे वह गुस्से में कहने लगा तो वह कहने लगी, मुझे नहीं सोना, मेरी मुंह दिखाई भी मुझे नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं दिया मुझे आपने, कौन करता है ऐसे भला? और मुझे आप अपने कमरे में नहीं सोने दे रहे हैं। आपने अपने कमरे में तो फूल भी नहीं सजाए। वह गुस्से में कहने लगा, तुम क्यों मेरा दिमाग खराब कर रही हो? आज पहली बार उसकी ऐसी फालतू बातों पर नागेश्वर को इस तरह गुस्सा आया था।
वह तो हमेशा उसे मासूम ही समझता था, लेकिन जिस अंदाज में वह उस वक्त बातें कर रही थी उसका तो दिमाग ही घूम चुका था। नागेश्वर का अपने ऊपर से उसके एकदम से कंबल उतार कर दूर फेंक दिया था। कंधों से पकड़कर उसे बेड पर बैठाते हुए कहने लगा, मुझे मना कर रहा हूँ इस चीज से कि तुम समझ क्यों नहीं आता है तुम्हें। खबरदार, जो दोबारा किसी तरह की कोई फालतू बातें तुमने करने की कोशिश की तो तुम आराम से अपने कमरे में जाकर सो जाओ। उसने उसके गिरेबान से नागेश्वर को पकड़ते हुए उसे अपने पास किया और कहने लगे, मैं नहीं सोऊंगी, समझे। अब वह कहने लगा कि मुझे पता है कि तुम जिस चीज का डिमांड कर रही हो वह तुम्हारे लिए अभी नहीं बनी है। जिस चीज की तुम इच्छा करो मुझे कर रही हो, मुझसे वह हकीकत में क्या है अगर अपना असली रूप मैं तुम्हें दिखाऊंगा तो तुम कभी बर्दाश्त नहीं कर पाओगी मुझे। वह गुस्से में जिस तरह बात कर रहा था लैला को लगा जैसे उसकी जान भी निकल जाएगा, और वह डर भी रही थी उसने, लेकिन जिद उसकी वही थी कि वही रहेगी। बार बार कह रही थी कि उसको अभी इन सब चीज़ों के बारे में कुछ भी पता नहीं है, वह सिर्फ पंडित जी के बातों को अपने दिमाग में बसा कर वह मुझ तक बहुत पहुंच चुकी थी कि तुम्हें अपने पति का साया बनकर रहना होगा। लेकिन उसे क्या पता था कि अभी वह इस काबिल नहीं थी, लेकिन उसके बचपना ने मुझे अंदर से हिला कर रख दिया था। और वह बार बार पंडित जी के बातों को याद दिला रही थी। पंडित जी ने कहा था कि उसकी हर मांग पूरी करनी है, वह उसकी हर चीज पूरी करेगा। लेकिन उसे देखकर नागेश्वर अब ज्यादा कंट्रोल करना मुश्किल लग रहा था, जिसकी वजह से वह उसे कमरे से बाहर भेजने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह जा ही नहीं रही थी। उसके बावजूद बाजू से पकड़कर गुस्से से कमरे से निकाल दिया। वह बार बार दरवाजे पर खड़ी होकर दरवाजा बजाने लगी और कहने लगी, मुझे अपने कमरे में नहीं जाना, मैं पत्नी हूं ना, आपकी शादी हुई है ना, आपसे अपने मेरे लिए 7 वचन निभाए हैं, मुझे अपने कमरे में ही रहना है आपके साथ, प्लीज खोलिए ना दरवाजा। नागेश्वर का दिल को कुछ हुआ था। बचपन से हमेशा उसकी ख्याल रखता था, उसके उसने जिस तरह उसे लाड़ प्यार से पाला था, वह बच्ची ही थी 11 साल की। वह उसे पास जब वह आई थी तो कितनी मोहब्बत करता था, उससे यूं ही रो रो कर कह रही थी कि नागेश्वर खुद से दूर दूर उसे रखने की कोशिश कर रहा है। लड़के किसी भी हाल में उसके कमरे में नहीं सोना चाहती है। नागेश्वर ने कमरे का दरवाजा गुस्से में खोला था और बाजू से उसे पकड़कर बेड पर लाकर पटक दिया और कहने लगा, यह क्या तमाशा बना रखा है तुमने, यह सब फालतू की बातें किससे सुनी है? बताओ मुझे, अभी तुम इतनी बड़ी नहीं हुई हो, कल 2-3 बच्चे हो जाएंगे तो क्या तुम उसे संभाल सकोगी? तुम अपनी बहुत नासमझ हो, इसी वजह से तुम मेरे साथ सोए हुए जज्बात ना जाओगी। वह बहुत गंभीरता से बोल रहा था। वह कहने लगे, मुझे पता नहीं, मुझे तो सिर्फ आपके कमरे में रहना है, आपके कमरे में ही मुझे सोना है, आपके पास ही रहना है मुझे, क्योंकि मैं आपकी पत्नी हूँ, आपसे मेरी शादी हुई है, आपने मेरे साथ 7 वचन निभाए हैं। अब पति पत्नी शादी के बाद एक साथ ही रहते हैं ना, मैं ना कोई बात बोलूंगी, मुझे बस आपके साथ रहना है। मुझे आप जानबूझकर खुद से दूर कर रहे हैं ना, मैं अच्छी नहीं हूँ ना, इसी वजह से ना आप ऐसा कर रहे हैं। नागेश्वर को उसकी बातें सुनकर उसका दिमाग घूम चुका था। गुस्से में उसने कहा, ठीक है, मैं बताता हूँ कि तुम्हें कि तुम इस रात को क्या बचपना समझ कर बैठ गई हो। नागेश्वर यह कहकर गुस्से में उसे बेड के पीछे की तरफ धक्का दिया और उसके ऊपर झुकता हुआ जोर से उसके अपनी आंखें बंद कर ली। फिर वह कहने लगी कि यह क्या कर रहे हैं आप? उसके सीने पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर किया, लेकिन उसने वह अब दूर होने की कोशिश नहीं कर रहा था। उसे साइड पर पड़े हुए लैंप को भी हाफ कर दिया था, बिल्कुल अंधेरे कमरे में छुपा हुआ था और पूरे कमरे में उसकी सिसकियां गूंज रही थी। नागेश्वर को कुछ भी अंदाजा नहीं था कि वह अपने सारे हक वसूल उससे कर चुका था। जब वह पूरे होश में आया, नागेश्वर उसकी तरफ देख रहा था, वह रो रही थी। उसकी तरफ देखकर नागेश्वर कहने लगा, क्या हो गया? हर चीज की तो खुद ही इच्छा कर रही थी ना, अब यह रोना धोना क्यों मचाया हुआ है? यही होता है असली स्वागत, जिसकी तुम बहुत देर से इच्छा कर रही थी और मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा था। तुम अपनी जिद पर अड़ी थी, तुम्हें तो बस भूत सवार था मुझे सुहागरात मनानी, तो फिर भूख तो रो क्यों रही हो? और ज्यादा शोर न मचाओ, बाहर कोई सुन लेगा तो फिर क्या मुंह दिखाओगी?
वह उसे गुस्से में देखे जा रहा था। उसका रंग बिल्कुल पीला पड़ चुका था। वह धीमी धीमी आवाज में रो रही थी। कहने लगी, आप बहुत बुरे हैं, अब मुझे आपके साथ नहीं रहना। एक कमरे में गुस्से से चिल्लाया था। पहले तुमने मेरे सोए जज्बात को जगा दिए, फिर ड्रामा कर रही हो इस कमरे में नहीं रहना। अब तुम्हें पंडित जी के हर कहे गए मंत्र और बात याद नहीं। कुछ देर पहले तो इतनी बवाल कर रही थी कि मुझे तुम्हारा साथ नहीं छोड़ना। अब पल भर में क्या हो गया? अब निभाओ सातों वचन। यही होता है शादी और सुहागरात और वचन, जिससे तुम्हें समझ नहीं था और तुम जिद लगा कर बैठी थी। तो अब बस ज़्यादा आनाकानी करने की जरूरत नहीं और तुम्हें इस कमरे से बाहर जाने की जरूरत भी नहीं। अब तुम इसी तरह अपने पति को हर रात खुश करना होगा। वह उसकी बातों को सुनकर डर गई थी और फिर बाहर जाने लगी। उसे पीछे की तरफ नागेश्वर ने धक्का दिया और कहने लगा, खबरदार, अपने कमरे से तुम बाहर गई तो तुमने खुद ही नागेश्वर के जज्बात को जगाया था। तुम्हें तो बस अब बर्दाश्त ही करना होगा और सहना पड़ेगा। यह सब चिल्लाकर कह रहा था और वह उससे डर भी रही थी। कहने लगी, बहुत बुरे हैं आप। वह कहने लगा कि हाँ मेरी जान, मैं बहुत बुरा हूँ। वह भी बहुत बुरा, इस वजह से कि मैं तुम्हें कह रहा था कि दूर रहो मुझसे, लेकिन नहीं, तुम्हें तो सुहागरात मनानी थी ना। तुम्हें तो मेरे पास ही सोना था। पहले तो मैं तुम्हें बच्ची समझ रहा था, क्योंकि शादी जैसे पवित्र रिश्ते में तुम मेरी पत्नी थी और मेरे बीच दूरियां थी। उस नज़र से ना मैं तुम्हें देखा था, लेकिन एक औरत हो और मेरी धर्मपत्नी भी हो, भला मैं कैसे तुम सामने बैठी हो और मैं कंट्रोल कर लेता। एक मर्द के लिए यह बहुत बहुत मुश्किल हो जाती है अपने ऊपर कंट्रोल करना। तुमने खुद ही मेरे जज्बात को हवा दे दी। वह बोले जा रहा था और उसे धीरे धीरे छू रहा था, तो वह पीछे की तरफ उससे दूर होने लगी और नागेश्वर के साथ को झटक दिया और कहने लगी, मुझे हाथ भी मत लगाना, मेरे पास भी मत आना, वरना रोने लग जाऊंगी। वह कहने लगा, तुम तो पहले से ही रो रही हो। उसे अपने बाजू में जकड़कर उसे बड़ी तसल्ली से देख रहा था। उससे दूर होने की नाकाम कोशिश कर रही थी। वह उससे खुद को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह ना तो उससे दूर हो पाई और ना ही उसे खुद को छुड़वा पाई। अब हर हाल में सर रख कर उसके सोने पर भी इंतजार कर रही थी। मासूम चेहरे नागेश्वर ने देखा था। उसके चेहरे पर दुनिया जहान की मासूमियत सजाए वह नींद की वादियों में जा चुकी थी। उसने लैला के मुंह पर झुक कर किस किया और वह कभी इतने पास उसके नहीं जाना चाहिए था, ना ही किसी तरह का उसे अपना हक वसूल करना चाहिए था। पछतावा अब उससे हो रहा था। वह कम उम्र की लड़की थी। वह उस रात को सहने का लायक नहीं थी। उसके करीब आया तो उसे भी डर लगने लगा था, कहीं वह मुझसे डरने ना लग जाए। वह बहुत प्यार और मोहब्बत से रखता था हमेशा से, लेकिन अब उसके साथ जो सुहाग रात मना चुका था, कहीं यही रात उसके दिल में नागेश्वर के लिए नफरत पैदा ना कर दे। उसकी आंखें सुबह खुली तो वह वहां मौजूद हमारा नहीं रिश्ता थी। अब मजबूत हो चला जल्दी से था। फ्रेश होने के बाद नागेश्वर दरवाजा खोलकर जल्दी से नीचे आया। उसे डर भी महसूस हो रहा था कि कहीं वह सब कुछ सुहागरात की बातों को सबको ना बता दे। उसके अंदर जिस तरह अभी तक बचपना था, वह कुछ भी किसी को भी बता सकती थी। जब वह नीचे आया तो टेबल पर बैठे नाश्ता कर रही थी। वहीं पर सभी फैमिली बैठे हुए थे और वहाँ भी बिल्कुल चुप्पी छाई हुई थी। फिर नागेश्वर साहब कहने लगे कि इस मासूम बच्ची के साथ तुम ऐसा करोगे, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। नागेश्वर अपने पिता की तरफ एकदम से देखा था। कहने लगा, क्या मतलब है आपका पापा? कुछ समझ नहीं आया। अंदर ही अंदर वह बिल्कुल डर गया था कि उसे यकीन हो चुका था कि शायद सुहागरात के बारे में उसने सब कुछ बता दिया हो। शर्मिंदा भी हो रहा था। तभी उसे अब लैला पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वह लैला की तरफ खून भरी निगाहों से देख रहा था। वह कहने लगे, देखो, अभी शादी को एक दिन हुआ है और तुमने इतनी जल्दी बच्ची को डांटना भी शुरू कर दिया। आखिर क्या वजह थी? तुमने बच्ची को क्यों डांटा भाई? खबरदार, जो तुमने उसे दोबारा डांटा तो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पति बन गए हो, अब इसका मतलब यह नहीं कि तुम उस पर रोब झाड़ोगे। वह गुस्से से बोल रहे थे और उसने लैला की तरफ देखा था। मुंह फैलाए उसकी तरफ देखे जा रही थी। उसके उसमें एक बार भी नागेश्वर से बात नहीं की थी। नागेश्वर ने उसे बहुत बार बार
बात करने की कोशिश की थी, लेकिन वह उसे बात नहीं कर रही थी, उसे बोल भी नहीं रही थी। और यह सब देखकर नागेश्वर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। रात को वह काफ़ी देर तक इंतजार करता रहा कि शायद वह उसके कमरे में अब नहीं आएगी। तभी रात के करीब 10 बजे वह अपने कमरे से निकलकर उसके कमरे की तरफ गया, तो वह सामने ही बेड पर मज़े से सो रही थी। यह देखकर नागेश्वर के तन बदन में आग लग चुकी थी कि उसकी नींद हराम करके वह इतने आराम से सो रही थी। और उसके पास आया और उसे हिलाकर उठाता हुआ कहने लगा, मैडम उठो, कब से तुम्हारा कमरे में वेट कर रहा हूँ, तुम आई क्यों नहीं? वह कहने लगी, आप कब मुझे अपनी पत्नी समझते हैं? मुझे आपके पास नहीं आना। बहुत बुरे हैं आप, बहुत बुरे हरकतें करते हैं। वह गुस्से में बोले जा रही थी। नागेश्वर उसको कंधे से पकड़कर कहने लगा, अब हम पति पत्नी है, इस बात को समझने की कोशिश करो। वैसे भी तुम क्यों ड्रामा कर रही हो? तुमने ही तो सुहागरात मनानी थी, तुमने ही तो जिद किया था और मैंने वही सब कुछ किया। और खबरदार जो इस बारे में किसी को बताने की कोशिश की तो वह कहने लगे, अगर आप दोबारा मेरे साथ ऐसा करोगे तो मैं सबको बता दूंगी। और कहने लगा, ठीक है, फिर तुम बात कर दिखाना। अगर तुमने किसी के सामने कुछ भी कहा तो तुम मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नागेश्वर के बिगड़ा हुआ मूड देखकर वह डर चुकी थी। कहने लगी, गलती हो गई, मैं दोबारा आपको ऐसा कुछ भी नहीं बोलूंगी कि मुझे आपकी पत्नी बनना है या कुछ भी करना है। मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोलूंगी, मुझे छोड़ दीजिए, आप अपने कमरे में जाइए। वह डर गई थी कल वाली बात से। उसे अब बहुत डर लग रहा था कि बड़ी मासूम बनकर कहने लगी कि मुझे क्या पता था कि यह सब होता है सुहाग रात में। मैं तो समझती थी कि आप मुझे कुछ मुंह दिखाई देंगे, सोने का हार होगा या कोई कंगन होगा, उसके बाद आप तो सो जाएंगे। मुझे क्या पता था कि उस रात को आप यह सब करेंगे। अगर मुझे पहले ही पता होता तो मैं कभी इस चीज़ की जिद ना करती। भगवान के लिए अब आप अपने कमरे में जाओ, मैं कल से ही दर्द से तड़प रही हूँ। मैं अब और ज़्यादा दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब बहुत डर महसूस कर रही थी, जिसकी वजह से उसके पास भी नहीं जाना चाहती थी। लेकिन वह कहाँ उसे छोड़ने वाला था। वह रोती रही, उसे गोद में लिए अपने कमरे में आ चुका था। लैला, अब यह कभी नहीं हो सकता कि अब तुम्हें मुझे बर्दाश्त करना ही होगा। और हाँ, तुम इतनी छोटी भी नहीं कि तुम्हें डेट भी आती रहे। अब तुम अपने पति को खुश करना ही होगा, तुम्हें सीखना ही होगा। जितने भी पति पत्नी होते हैं यही सब तो होता है। शादी का में मकसद ही यही होता है। पति और पत्नी एक दूसरे को शारीरिक सुख देते हैं और उनकी खुद की मर्जी होती है। अब मैं तुमसे एक पल भी दूर नहीं रह सकता। तुम मेरी बातों को समझो, मेरे पास मेरे कमरे में चलो, मैं तुम्हें फूल की तरह सींचूंगा। नागेश्वर आज फिर एक बार उसके साथ वह सब कुछ कर चुका था। उसके गोद में सो रही थी, रो रो कर उसके गालों पर आंसुओं की लकीरें बन चुकी थी और वह उसके गालों पर किस कर रहा था। वह सो चुकी थी। वह मुस्कुराता हुआ बार बार उसके चेहरे की तरफ देखे जा रहा था। कहने लगा, मेरी जान, मैं कभी भी तुम पर इतना जुल्म ना करता अगर तुम खुद से मेरे पास ना आती। तुमने खुद से मेरे पास आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है और अब नागेश्वर कभी भी तुमसे दूर नहीं हो सकता, चाहे छोटी हो या बड़ी। नागेश्वर की धर्म पत्नी हो। शायद नागेश्वर बचपन से ही तुमसे मोहब्बत करता था और अब मैं तुमसे एक पल की दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकता। वह मोहब्बत और नरमी से बोल रहा था और वह सोई हुई थी, गहरी नींद में सोई हुई थी। उसके बाद ऐसा ही होना था कि घर में किसी को भी नहीं मालूम था कि पिछले कुछ दिनों से रंजना देवी देख रही थी। लैला बिल्कुल चुप चुप घूमती रहती थी, अजीब सी उसकी हालत होती जा रही थी। उसकी हालत देखकर उन्हें बहुत कुछ समझ आ रहा था, लेकिन बोलने से परहेज कर रही थी। आज भी उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी। सुबह से बराबर उल्टियाँ किए जा रही थी। उसको बाजू से पकड़कर कमरे में ले गई और कहने लगी, लैला बेटा, तुमसे एक बात पूछूंगी, सच सच बताना। वह कहने लगी तो लैला ने अपनी निगाहें चुरा ली और बोल रही थी कि वह कहने लगी, देखो लैला, मैं बहुत आराम से तुमसे पूछूंगी। लैला के चेहरे पर उन्हें डर की परछाइयां दिखाई दे रहे थे। शायद उन्हें अब पूछना नहीं चाहिए, वह पहले उसका चेकअप करवा ले। कहने लगी कि चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ, तुम्हारी तबीयत बहुत खराब हो रही है। वह कहने लगी, नहीं माँ जी, मुझसे डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए, अब मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है।
नरमी से बोल रही थी, लेकिन आंटी के पास के डॉक्टर को ही घर बुला लिया था। उसका चेकअप करने के बाद कहने लगी कि भगवान, आपकी बहू तो पेट से है, माँ बनने वाली है, तुमसे उसकी शादी कर दी है, अब हमें बताया भी नहीं। यह सब मुस्कुराते हुए बोले जा रही थी। जबरदस्ती रंजना देवी ने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट ले आई। बिल्कुल भी उन्हें अंदाजा नहीं था कि वह लैला के साथ यह सब कुछ कर सकता है, जबकि उन लोगों ने अभी लैला की विदाई नहीं की थी, अभी तो उसकी गवन होनी बाकी थी। उन लोगों ने सोचा था कि 5 साल और इंतजार करेंगे, उसके बाद वह दोनों एक होंगे। जहां उसके बेटे ने इतने साल इंतजार किया, कुछ साल और इंतजार कर लेगा। अब उन्हें अपने बेटे पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन उन्हें अंदर की बात नहीं मालूम थी। अभी 1 महीना हुआ था उनकी शादी को, और 1 ही महीना में लैला के साथ उसने, जबकि वह पहले शादी करने के लिए तैयार भी नहीं था। उसके बारे में लैला को कुछ भी मालूम नहीं था। वह कैसे भला अपनी हालात समझ सकती थी। रंजना देवी डॉक्टर के जाने के बाद लैला के पास आई और कहने लगी, एक बात करनी है लैला बेटा तुमसे। जी माँ जी। वह कहने लगी, देखो लैला, अब तुम माँ बनने वाली। एकदम से उसने माँ जी की तरफ देखा। माँ जी, आप यह क्या कर रही हैं? वह घबराते हुए शब्दों में बोल रही थी, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, मैं माँ बनने वाली हूँ। कैसे? वह डरते हुए रंजना देवी से सवाल कर रही थी। माँ जी की बात सुनकर उसे अजीब डर महसूस हो रहा था। माँ जी कहने लगी, देखो बेटा, यह वक्त सारी लड़कियां पर आती है। लेकिन वह कहने लगी, मैं माँ कैसे बन सकती हूँ इतनी जल्दी? माँ बनने वाली लड़कियां तो इतनी बड़ी होती है ना, तो मैं कैसे माँ बन सकती हूँ? वह नरमी से बोले जा रही थी। कहने लगी, देखो, अब इतनी भी छोटी नहीं हो लैला बेटा, आप अब 15 साल की हो, पता होना चाहिए आपको। शादी जब हो जाती है तब फिर उसके आगे और ज़्यादा कुछ नहीं बोली थी, और कहने लगी, अब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा। जब नागेश्वर रात को घर आए तो रंजना देवी कहने लगी, नागेश्वर, खाना खाने के बाद प्लीज़ मेरे कमरे में आकर मेरी बात सुनो। वह कहने लगा, क्या हुआ मम्मी, सब ठीक तो है ना? वह कहने लगी, हाँ सब कुछ ठीक है, लेकिन मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, इसी वजह से तुम मेरे कमरे में आ जाना। फिर वह खाना खाने के बाद रंजना देवी के कमरे में चला गया। तो फिर रंजना देवी कहने लगी, मुझे ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि तुम ऐसा करोगे लैला के साथ। लैला की उम्र देखी है तुमने, वह कितनी छोटी है और नासमझ भी है। वह बिल्कुल ना समझी कि मैं उसकी बात सुनकर रंजना देवी की तरफ देखकर कहने लगा, क्या हुआ मम्मी? वह बोली, पूछो क्या नहीं हुआ? वह लड़की प्रेग्नेंट है, लैला माँ बनने वाली है। क्या तुमने नहीं देखी उसकी हालत? क्या तुम्हें नजर नहीं आ रही उसकी कंडीशन? वह यह सब कुछ गुस्से में बोले जा रही थी और चुप से उसकी बात सुन रहा था। और फिर एकदम से कहने लगा, वाह माँ, यह तो बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है, इतनी बड़ी गुड न्यूज, और आप इस बात पर इतना चिल्ला क्यों रही हैं? यह सब बातें बहुत नॉर्मल अंदाज में बोल रहा था, उसके लिए जैसे कोई नई बात होगी। कहने लगा, क्या तुमने लैला की उम्र? वह लड़की कितनी छोटी है? अभी वह कहने लगा, क्या हो गया मम्मी? मम्मी, यह बात तो आपको पहले सोचना चाहिए था। वह छोटी उम्र की है, उसके दिमाग में तो पंडित जी की सारी बातें चल रही थी। हर हाल में पति के साथ रहना है, हर सुख दुख में पति का साथ देना है। उसे यह थोड़ी पता था कि पति के साथ रहना उसे कितना महंगा पड़ सकता है। आखिर उसके दिमाग से यह गलत फहमी तो निकालना था। तो वह जिद करके बैठी थी कि अब छोड़ो इन बातों को, खुशियां मनाओ। तो माँ बाप को तो अपनी करनी होती ही है, बच्चों को भी सुनानी ही नहीं होती है। अब क्या रोना धोना लगा रखा है? छोटी उम्र है, छोटी उम्र है, अब सिर्फ खुशियां ही मनाई जाएगी। मम्मी, यह मेरी पत्नी है, मैंने कोई पाप थोड़ी ही किया है। जब मेरी धर्म पत्नी मेरे कमरे में हो, मेरे पास हो, और वह अपना हक मांग रही हो, तो मैं पीछे कैसे रह सकता था? मैंने पहले कभी उसका उस निगाहों से नहीं देखा था, लेकिन अब वह मेरी पत्नी थी, मेरे कमरे में आती थी और मेरे बेहद करीब सोती थी, तो बस उसके आगे और ज़्यादा कुछ नहीं बोला था। वह कहने लगे कि फिर ठीक है, शादी तो हो चुकी है, तो हम गवन का रस्म भी कर लेते हैं, नहीं तो कल गांव वाले और बिरादरी वाले हम पर हंसेंगे। बिना विदाई के बच्चा कैसे हो गया? अब मैं और ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकती, नहीं तो बच्चा आने से ज़्यादा देर नहीं होगी। उसने बढ़िया ही हम पहले ही
विदाई का रस्म कर लेते हैं। तो 2 दिन के बाद उन दोनों का विदाई की रस्म थी और आज उसे खुद उसकी सास ने उसे उसके कमरे में छोड़ा था। बागेश्वर साहब भी बहुत ज़्यादा खुश थे, कहने लगे कि यह तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन लैला तो अब बहुत ज़्यादा डरी सहमी रहने लगी थी। अब विदाई भी हो चुकी थी और अब तो सभी लैला से बहुत ही मोहब्बत करने लगे थे। नागेश्वर को इस बात का अंदाज़ा ही नहीं हुआ था कि अब तो लैला माँ भी बनने वाली थी। उसे इतनी बड़ी खुशखबरी देने वाली थी। उसके पैरों तले जमीन ही नहीं टिक रहे थे, लेकिन वह अब चिड़चिड़ी सी हो गई थी। अब लैला अपने पास नागेश्वर को आने नहीं देती थी, दूर दूर भागती थी। हर वक्त उससे कहती थी कि मेरे पास मत आया करो, मुझसे दूर रहा करो, तुमसे डर महसूस होता है मुझे। लैला जो उससे मोहब्बत से बात करने वाली लड़की थी, अब उससे नफरत होती जा रही थी। भगवान ने उसे 9 महीने के बाद एक चांद से बेटे को जन्म दिया था और वह मुस्कुराते हुए बोला, लैला तुम बहुत अच्छी हो, तुमने मुझे पिता बनाया। लैला उसे देखती हुई कहने लगी कि यह हमारा बेटा है ना। नागेश्वर की मुस्कुराहट ही गायब नहीं हो रही थी। अब लैला धीरे धीरे ठीक होने लगी थी, लेकिन धीरे धीरे वक्त के साथ वह ठीक भी होने लगी थी। जैसे जैसे वह बड़ी होती गई, उसकी मोहब्बत का अंदाज़ा अब नागेश्वर को होने लगा था। वह खुद को बड़ी किस्मत वाली समझने लगी थी। उसको उसका पति बहुत ही अच्छा मिला था। उसके 8 साल के बाद उसने एक बेटे को जन्म दिया था। उसके घर में खुशियाँ दुगुनी हो गई थी। लैला अब भी नागेश्वर के साथ सोती थी तो वह अपनी पहली रात को जरूर याद करती थी। कहती थी कि मैं कितनी नासमझ थी, लेकिन अब मोहब्बत में इस वह नागेश्वर को हमेशा हरा देती थी। नागेश्वर उससे बहुत प्यार करता था और वह भी नागेश्वर को बहुत चाहती थी। इस तरह हुई थी उनकी प्रेम कहानी की शुरुआत। और मेरी वीडियो जहाँ कहीं तक आप लोग देख रहे हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर इसे शेयर करना ना भूलें। हम आपसे फिर मिलेंगे एक ऐसी ही दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।